चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के एक ऐसे विचारक की जिनके विचारों ने भारत में एक सामाजिक क्रांति की आग लगा दी। एक ऐसा नाम जिसने पूरे समाज के सोचने का तरीका ही बदल दिया, ज्योतिराव फूले। तो शुरुआत करते हैं फूले के ही एक बहुत पावरफुल कोट से। ये एक लाइन असल में उनके पूरे फलसफे को, उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है, और यहीं से ज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई की नींव रखी गई। जरा कल्पना कीजिए 19वीं सदी के महाराष्ट्र की, एक ऐसा समाज जो जाति व्यवस्था की मजबूत जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, जहां ज्ञान यानी नॉलेज पर कुछ ही लोगों का कब्जा था और बाकी सबके लिए उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले ये दो शब्द समझना बहुत जरूरी हैं, शूद्र और अतिशूद्र। ये वो जातियां थीं जिन्हें समाज के ढांचे में सबसे नीचे की पायदान पर रखा गया था। फुले इसी पूरे सिस्टम को, इसी ढांचे को जड़ से बदलना चाहते थे। फुले ने इस बात की जड़ को पकड़ा कि असली समस्या क्या थी। उन्होंने समझा कि ये गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि दिमागी भी थी। ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि हजारों साल से चली आ रही असमानता को सही ठहराया जा सके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फूले एक साधारण इंसान से एक क्रांतिकारी बन गए? चलिए उस पल की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1848। फुले अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे। बिल्कुल जोश के साथ बारात में शामिल हो गए। वो अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो समाज के एक बहुत कड़े नियम को तोड़ रहे थे। और ठीक उसी वक्त किसी ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ चलने की? क्या तुम अपनी जगह नहीं जानते? ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कड़वी हकीकत थी जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बस उस एक पल में फूले को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया कि उनकी पढ़ाई, उनका अच्छा व्यवहार, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं था। समाज के लिए वो सिर्फ एक शूद्र थे। और कहते हैं उसी दिन उन्होंने इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। तो फूले ने समस्या तो पहचान ली थी, अब बारी थी समाधान की। और उन्होंने एक ऐसा समाधान निकाला जिसे उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली नाम दिया, तृतीय रत्न, यानी द थर्ड आई। फूले का मानना था कि शिक्षा ही वो तीसरी आंख है जो सदियों से चले आ रहे जातिवाद के झूठ और भ्रम को जलाकर राख कर सकती है। ये ज्ञान को शोषितों का सबसे बड़ा हथियार बनाने का उनका तरीका था। और इस क्रांति की रफ्तार देखिए जिसे ज्योतिराव और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने मिलकर लीड किया। 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। समाज ने इतना विरोध किया कि 1849 में परिवार ने ही उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन वो रुके नहीं। 1851 आते आते वो लड़कियों के लिए 3 स्कूल चला रहे थे और उन्होंने अछूतों के लिए भी अलग स्कूल खोल दिए थे। सोचिए, जब समाज ने उन्हें बाहर कर दिया तब उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। फातिमा शेख सावित्रीबाई के साथ मिलकर पढ़ाने लगीं और भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर बनी। ये एकजुटता इस आंदोलन की असली ताकत थी। और यहाँ पर फूले की दूर की सोच साफ दिखती है। उन्होंने रट्टा मारने वाली पारंपरिक शिक्षा को पूरी तरह से बदल दिया। उनके स्कूलों में धार्मिक ग्रंथों की जगह गणित, भूगोल, सामाजिक विज्ञान और साफ सफाई जैसे प्रैक्टिकल विषय पढ़ाए जाते थे ताकि बच्चे असल दुनिया के लिए तैयार हो सके। लेकिन फूले का काम सिर्फ स्कूल खोलने तक ही सीमित नहीं था। वो अपनी इसी सोच का इस्तेमाल सीधे सीधे समाज और धर्म के ढांचे पर चोट करने के लिए कर रहे थे। मिसाल के तौर पर उनकी सबसे मशहूर किताब है गुलामगिरी। इसमें उन्होंने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने प्रचलित कहानियों को बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मण विदेशी हमलावर थे और विष्णु के अवतार उनकी जीत के अलग अलग पड़ाव थे। और उन्होंने राजा बलि को एक ऐसे नायक के तौर पर पेश किया जिनका राज जाति मुक्त था। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए 1873 में उन्होंने बनाया सत्यशोधक समाज, यानी सत्य की खोज करने वालों का समाज। ये एक ऐसा संगठन था जो एक नए पुजारी मुक्त समाज की वकालत करता था। उनका मानना था कि सभी इंसान एक ही निर्मिक यानी बनाने वाले की संतान हैं और उन्हें भगवान से जुड़ने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। और इस समाज की शादियां भी अपने आप में एक क्रांति थीं। सोचकर देखिए, उस दौर में एक दूल्हा ये कसम खा रहा था कि वो अपनी पत्नी के अधिकारों की रक्षा करेगा और उसे बराबर का साथी समझेगा।
और दुल्हन की प्रतिज्ञा देखिए, वो भी उतनी ही दमदार थी। वो शादी के लिए तभी राजी होती थी जब दूल्हा औरतों के अधिकारों और उसकी आज़ादी का सम्मान करने का वादा करे। ये बराबरी का एक जबरदस्त उदाहरण था। तो जाहिर है फूले जैसे इंसान का काम उनके जाने के साथ खत्म नहीं होता। उनकी विरासत आज भी जिंदा है और लोगों को रास्ता दिखा रही है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 1888 में मुंबई के मजदूरों और किसानों ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये उपाधि उन्हें किसी सरकार या बड़े लोगों ने नहीं, बल्कि आम जनता ने दी थी, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है 3। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ज्योतिराव फुले को अपने 3 सबसे बड़े गुरुओं में से एक मानते थे, बुद्ध और कबीर के साथ। ये बात फुले के विचारों को सीधे आधुनिक भारत की नींव से जोड़ती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे एक इंसान के अपमान से जन्मा एक विचार एक सदी से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद आज भी एक पूरे देश की किस्मत को तय कर रहा है।